बुनियादी कदम शिक्षा के नए रास्ते। जिला शिक्षा केंद्र धार की इस पॉडकास्ट सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा यह 5वां एपिसोड है जिसमें हम शिक्षा के सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक जो कक्षा शिक्षक होते हैं, जो शिक्षा व्यवस्था की रीढ़ होते हैं, उनसे चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे बीच में आज सावित्री सिसोदिया जो हमारे विकासखंड नालछा की शिक्षिका हैं और सोनम यादव जो सरदारपुर विकासखंड की शिक्षिका हैं, हमारे बीच उपस्थित हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इस एपिसोड में। धन्यवाद सर। सोनम जी, सबसे पहले आपको जानना चाहूँगा कि आप कक्षा में FLN को लागू करने में एक शिक्षक की भूमिका को किस प्रकार से देखते हैं? सर, FLN को लागू करने के लिए शिक्षक की भूमिका बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। शिक्षक जो होता है वो आधारभूत भूमिका निभाता है, इसके साथ में परिवर्तनकारी की भी भूमिका निभाता है। क्योंकि जब बच्चे फर्स्ट और सेकंड क्लास में होते हैं, पहली दूसरी के बच्चे जब नए नए आंगनवाड़ी से विद्यालय में आते हैं, सभी बच्चों का स्तर अलग अलग होता है, तो उनको किस प्रकार से पहली दूसरी और तीसरी कक्षा में पढ़ना लिखना जो बुनियादी साक्षरता है वे उन्हें प्राप्त हो, इसीलिए FLN का निर्माण किया गया है, राइट। तो FLN को इम्प्लीमेंट करने का पूरा जो भार है वो शिक्षक के ऊपर ही है, क्योंकि शासन ने जो नीतियाँ बनाई हैं बच्चों के हित के लिए, अगर वो कक्षा में लागू करना है तो वो लागू शिक्षक को ही करना होता है। तो मेरे ख्याल से शिक्षक की सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका है FLN को कक्षा में लागू करने के लिए। ये हम कह सकते हैं कि हम शिक्षण पद्धति कोई भी ले आएँ, उसमें कोई भी प्रयोग कर लें, कोई भी शिक्षण पद्धति उतनी ही प्रभावी होगी जितने हमारे शिक्षक उसमें ट्रेंड होंगे और प्रशिक्षित होंगे और जिस प्रकार से वो उसको क्लासरूम में लेकर जाएंगे। Yes. सावित्री जी, आपसे पूछना चाहूँगा कि टीचर्स गाइड होती है, जो पाठ्य योजना होती है, और FLN अवधारणा, इन सब का क्या महत्व और आपको पढ़ाने में इसको किस प्रकार से मदद मिलती है? सर, ये जो शासन की योजना है FLN, इसमें सर ये है कि जैसे ये जो पाठ्य योजना है शिक्षा संदेशिका जिसको कहा जाता है जी। तो सर इसमें ये है कि जब से इसको लागू किया गया था तो प्रथम सत्र में हमें प्रथम बार में ये नहीं मिली थी, तो हमें निर्देश थे शासन से कि आपको हाथ से बनानी है, मतलब एक रजिस्टर स्वयं तैयार करना है। तो सर हमें इसमें काफ़ी टाइम लगता था कि हमको लिखना भी है, हमें क्या सामग्री लेना है, क्या गतिविधि करना है, ये सब तो हमारा काफ़ी टाइम लगता था इसमें। और फिर सर जैसे हमको शिक्षा संदेशिका राज्य के द्वारा दी गई तो सर इसको हमको बहुत इसमें हमको मदद मिली कि आपको कौन सी गतिविधि करवाना है, कौन सी सामग्री का उपयोग करना है, कौन सा TLM लेना है, आपको 8 घटक भी स्टेप बाय स्टेप शामिल करना है उसमें। तो इसलिए सर ये बहुत मददगार है और एक शिक्षक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये जी। अभी आपने अपनी बात में कहा कि कौन सा TLM का उपयोग करना है जी। तो TLM आप कक्षा में कौन कौन से TLM का उपयोग करते हैं? सर जहाँ तक TLM की बात है तो सर TLM तो मेरे यहाँ जैसे पहली दूसरी में देखा जाए तो हिंदी गणित अंग्रेजी विषय है, तो सर मेरे यहाँ तो सर सभी सब्जेक्ट के आपको हर दिवस के हर सप्ताह के TLM मिलेंगे। सर मैंने क्या किया है, सर हमारे जो शाला है पलनाला प्राथमिक, वहाँ पे मैंने लर्निंग कॉर्नर तैयार करे हैं सर। लर्निंग कॉर्नर की जैसे मान लो यहाँ गणित का है कॉर्नर बना दिया, तो उसमें सारा TLM मैंने हाथ से बनाया है कि बच्चे को यहाँ गणित भाग सिखाना है, जोड़ सिखाना है या संख्या ही सिखाना है, तो बच्चे को वहाँ पे उस कॉर्नर बना दिया। ऐसे सभी हमारे यहाँ आपके कक्षा के अंदर आपको अलग अलग लर्निंग कॉर्नर सभी सब्जेक्ट के मिलेंगे। और एक कोना ऐसा बनाया गया है सर कि बच्चे का स्वयं का कोना, कि बच्चा उसमें कुछ भी उसके हाथ से बनाएगा, कुछ भी लगाएगा, वो कुछ भी कर सकता है, वो उसमें स्वतंत्र है। तो यानी आपकी कक्षा में 2 प्रकार के TLM हम यदि आएँ तो देखने को मिलेंगे, एक वो जो आपने बनाए हैं शिक्षक के रूप में, और दूसरे वो जो बच्चों ने स्वयं के अपना जो उनका विद्यार्थी का कोना है उसने खुद ने बनाए हैं, जो उसके दिमाग से उसने सीखने में सहायक हो सकता है। हाँ, जैसे उसमें एरोप्लेन हो सकता है, मिट्टी के खिलौने हो सकते हैं, उसकी चित्रकारी हो सकती है। तो एरोप्लेन कागज का, अपनी अपनी प्रतिभाएं दिखाते हैं। एरोप्लेन कागज का सर जी, जिससे कि बच्चे में कौशल का विकास हो सके। राज्य के द्वारा तो सर हमें बहुत सारे काफ़ी किटें मिली है, TLM सामग्री मिली है, लेकिन सर इसके पहले हमने इन चीज़ों को मतलब हमारे हाथ से निर्माण किया। सर सोनम जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी कक्षा में बच्चे आते हैं, हर एक की प्रारंभिक क्षमता अलग अलग होती है। कुछ के पास उसका पूर्व ज्ञान होता है, परिवार का माहौल होता है, पूर्व के उसके जो भी उसका शैक्षणिक अनुभव रहा है वो होता है। आप ये कैसे सुनिश्चित करते हैं कि निर्धारित समय में वो उस दक्षता को हासिल कर ले जिसकी उम्मीद शासन द्वारा हमसे की जाती है? जी सर, इसके लिए जब बच्चे हमारे पास आते हैं डेफिनेटली उनका सभी का स्तर अलग अलग होता है।
तो और उनकी सीखने की क्षमता भी अलग अलग होती है जैसा आपने कहा। तो जब भी बच्चे हमारे पास आते हैं तो जैसा कि हमें पढ़ाया गया है पेडागॉजी में कि अलग अलग प्रकार की मेथड से बच्चों को पढ़ाना होता है, तो जो हमें अभी शिक्षक संदर्शिका दी गई है उसने मेक श्योर किया है कि वो सारी मेथड उसके अंदर हो। जैसे बच्चा पढ़ के सीखे, बच्चा देख कर सीखे, बच्चा सुन कर सीखे, तो और 8 घटक भी उसमें शामिल किए गए हैं। तो अगर हम उसको प्रॉपर फॉलो करते हैं जिस सीक्वेंस में वो दिया गया है, क्योंकि उसमें क्रमानुसार है सर। अगर आप देखें तो अगर सोचे कि आप क्रम भी चेंज कर दें तो भी उतना इफेक्टिव नहीं होगा जितना वो इफेक्टिवली उन्होंने बनाया है। तो यानी हमें उस सीक्वेंस को फॉलो करना हाँ है। जी, वो सीक्वेंस को फॉलो करना इज़ द की। तो अगर आप वो फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली बच्चा सीखेगा। और इसके अलावा जैसे कुछ बच्चे, जैसे मैंने बताया, उनकी सीखने की एबिलिटी अलग अलग होती है, तो हम लोग टीवी पर भी उनको दिखाकर कोई भी अवधारणा उन्हें सिखाने की कोशिश करते हैं, गीतों के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से। जिन बच्चों को गीतों और कहानियों से सुनकर सीखने में हेल्प मिलती है, किसी को देख के सीखने में हेल्प मिलती है। इसके अलावा हम लोग उनको अलग अलग गतिविधियाँ करवाते, खेल खिलवाते हैं। और जो बच्चे पढ़कर सीखते हैं उन्हें तो हम डेली पढ़ाते ही है कक्षा में। इस प्रकार से बच्चों को हम लोगों ने सीखने के लिए कोशिश करते हैं कि जैसे जिस क्षमता से, जिस स्पीड से वो सीखे, उस स्पीड और उस क्षमता पे हम भी आ जाएं। यानी आप समन्वय स्थापित करते हैं विद्यार्थी और शिक्षक के बीच में, अपने बीच में और अपने विद्यार्थी के बीच में, कि दोनों की पेस एक जैसी हो, दोनों की गति एक जैसी हो, जिससे कि वो सहजता से सीख सके और उसको कोई किसी प्रकार का तनाव की अनुभूति ना हो। आप इसे जानना चाहूँगा कि क्या आप अपनी क्लास में किसी प्रकार की नवाचारी रणनीति, इनोवेटिव टेक्निक्स का उपयोग करते हैं, जिसका उपयोग करके अपने बुनियादी संख्यात्मक जो FLN का बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान है, उसके लिए कोई अपने इनोवेटिव टेक्निक्स अपनी क्लास में अपनाई हैं? यस सर, डेफिनेटली इनोवेटिव टेक्निक्स में हम लोग जो क्योंकि बच्चे छोटे हैं तो उन्हें ज़्यादा टेक्नोलॉजी फ्रेंडली तो नहीं होते, बट फिर भी बच्चे छोटे हैं तो उनको गेम्स के माध्यम से सीखना बहुत पसंद है। तो हम ऐसे नए नए गेम्स जो है, नए नए खेल हम लोग उन्हें खिलवाते हैं, खुद से बनाते हैं, बच्चों की स्तर को देखते हुए खुद से गेम्स बनाते हैं, उन्हें करवाते हैं। इसके अलावा जो हम लोग TLM, जो बच्चों के खेल खिलौने के माध्यम से सिखाया जाता है, वो खेल खिलौने भी स्वयं से बनाते हैं बच्चों के साथ बैठ के, ताकि वे भी उससे सीखें। और इसी में आपको मैं एक उदाहरण के लिए बताना चाहूँगी जो मैं गेम खिलवाती हूँ, जो हम डिस्कस कर रहे थे पहले कि हाँ जी, जैसे बच्चों को हमने अल्फ़ाबेट सिखाए, तो अल्फ़ाबेट सिखाने के बाद उन्हें ये बोला जाता है, जैसे हमने आज ए अल्फ़ाबेट के ऊपर काम किया है, तो अभी उनको बोला जाता है इस कक्षा में जहाँ पर भी ए लिखा हुआ है आप लोगों को ढूंढ के रखना है कितने ए, मतलब काउंट करके रखना है कितने ए हैं। तो बच्चे उस वर्ड से कनेक्ट हो जाते हैं। तो ये इसका फ़ायदा है कि बच्चे कनेक्ट हो जाते हैं, फिर उन्हें ये कन्फ्यूजन नहीं होता है कि ये बी है कि ए है, क्योंकि वो उससे कनेक्ट हो चुके हैं। तो इस तरीके के और भी अलग अलग चीज़ें, जैसे ब्लॉक्स बना दिए हैं ABCD ऐसे अल्फ़ाबेट्स के, अब बोला जा रहा है C, तो बच्चों जिसकी टर्न है उसको उस वाले अल्फ़ाबेट्स पे कूदना है। अगर कोई नहीं कूदा, डिफरेंट वाले पे कूद गया तो आउट हो जाएगा। इस प्रकार के नए नए खेलों का नवाचार किया जाता है। अपनी कक्षाओं में इस प्रकार के नए नए इनोवेटिव टेक्निक्स का आप यूज़ करते, लगातार करते रहे हैं। यस। सावित्री जी, आपसे जानना चाहूँगा कि FLN को कक्षा स्तर पर लागू करने में किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, और आप उन्हें उन चुनौतियों को हम कहें तो कैसे पार करते हैं या कैसे उनसे विजय प्राप्त करते हैं उनके ऊपर? इसको जिस पद्धति को लागू किया गया था सर, तो क्योंकि नई योजना, नई पद्धति थी सर, तो हमारे लिए भी थोड़ी मतलब परेशानी आई जी। तो MTS का सहारा लिया हमने, और फिर ऐसा होता है कि सर इसमें जो अभ्यास की पुस्तिका है उसमें आपको हर एक सप्ताह का, हर एक दिवस का फिक्स दिया है टाइम कि आपको इतने आज का दिन में आपको इतना पूर्ण करवाना है सिलेबस। तो होता क्या है सर कि जैसे कि हमने पढ़ा दिया 1-2 सप्ताह या 2-3 सप्ताह तक पढ़ा दिया, और बीच में एक आध बच्चे नहीं आए, मान लो अनुपस्थित थे, तो फिर जब वो रिटर्न आते हैं स्कूल में, वापस लौट के आते हैं, तो सर उनको अलग से टाइम देने में हमको थोड़ी मतलब चुनौतियों का सामना करना पड़ता है कि अलग से हमें क्लास लेनी पड़ती है उसके लिए, या फिर शिक्षक ही कहीं छुट्टी पे चला गया है और वापस आपको उसी सिलेबस को आपको वहीं से लेना है, तो फिर उसके लिए सर अलग से टाइम देना।
और फिर सर बहुत सारी ऐसा रहता है कि पद्धति तो बहुत अच्छी है सरकार की, बहुत अच्छी लगी हमको, लेकिन सर इसमें थोड़ा सा टाइम और बढ़ा दिया जाए। जैसे मुझे टाइम, मैं खुद पढ़ाती हूँ पहली दूसरी, जी। तो सर मुझे टाइम थोड़ा कम लगता है, तो थोड़ा टाइम, इसकी टाइमिंग और बढ़ाना चाहिए सर। मतलब स्कूल की टाइमिंग और बढ़ना चाहिए, जी आपको सर, ऐसा लगता है? क्योंकि पीरियड्स सर एक जो बच्चा हमारे पास जो पहली का आया है, कक्षा 2 वाले को तो 1 सत्र का अनुभव है, लेकिन जो पहली का बच्चा है जो 6 साल का है, बिल्कुल अंकुर उसको कहा गया कोरी है। स्लेट है जो हाँ, बिल्कुल अभी। तो सर उसको क्या है कि जब आप इस सिलेबस को 1 दिवस का 1 सप्ताह का उसमें पढ़ा रहे हैं सर, तो होता क्या है कि जो रेडीनेस सप्ताह चलता है उसमें से उसकी प्रैक्टिस हो ही जाती है। लेकिन सर होता क्या है कि जब हम उसको पढ़ा रहे हैं उस क्लास के अंदर, FLN जो क्लास के अंदर पढ़ा रहे हैं, तो हमें हर एक बच्चे के बीच में जाना है और हर एक बच्चे के पास जाके बैठना होता है। और आप खड़े रह के या बोर्ड का पे नहीं पढ़ा सकते कि मैं चेयर पे बैठा हूँ और मैं पढ़ा, बिल्कुल संभव नहीं सर ये। आपको उस बच्चे के बीच में जाके, हर एक बच्चे के पास जाके बैठोगे, जब भी सर आपको इसको पढ़ा सकते हो, नहीं तो बहुत चुनौती आएगी। आप जैसा आपके साथी ने भी कहा था, सोनम जी ने भी कहा था कि छात्र और शिक्षक की संख्या अनुपात भी एक चुनौती होती है, अनुपात एक क्योंकि चुनौती जैसा होती आपने कहा कि यदि शिक्षक छुट्टी पर चला गया हाँ। तो उस दिन का कहीं ना कहीं पाठ्यक्रम पिछड़ जाएगा और आपको एक्स्ट्रा टाइम देकर उसको पूरा करना पड़ेगा। आपको क्या लगता है कि आपको क्या सहायता या कुछ और प्रबंधन की तरफ से ऐसे संसाधन मिलें कि FLN को और हम बेहतर तरीके से क्लासों में लागू कर पाएँ और उसके बेहतर परिणाम मिल सकें हमें? सर संसाधन जैसे आपने देखा होगा कि कई स्कूलों में तो बराबर कक्षाएं हैं, लेकिन कई स्कूलों में ऐसा है कि 1 आध या 2 ही कमरे हैं। तो हमारा जो प्राइमरी का लेवल है उसमें 5 कक्षाएं होती है सर, तो कहीं कहीं जगह सर 2 कमरे होने से 3 से 5 को एक साथ बिठाया जाता है, पहली दूसरी तो कंबाइंड बिठानी है। तो सर एक तो कमरा होना चाहिए, सारी मतलब शिक्षक कक्षा के जो रूम है वो पूरे पर्याप्त होना चाहिए। सर कहीं जगह जहाँ इंटीरियर का एरिया है वहाँ पे लाइट नहीं है, तो वो भी हमें चुनौती बहुत बड़ी लगती है कि हम कैसे करते होंगे। और सर दूसरा है कि जैसे बच्चे को चित्र में ज़्यादा शौक है, चित्र बनाना, तो सर जो हम उस पाठ्यक्रम का सिलेबस का हम पढ़ाने जा रहे हैं उस टाइम पे, तो सर पहले उसको अगर हम चित्र के माध्यम से टीवी पे दिखा दिया जाए उसको, तो और फिर जाके हम उस 27 दिवस का उसको पढ़ाएं, जैसे कहे तो कह कि गतिविधि हम उसको पहले दिखा दें, गतिविधि करवा दें और फिर सर उसको फिर पढ़ाएंगे तो बच्चा को जल्दी समझ में आता है और बच्चा भी उसमें पूरी अपनी सहभागिता निभाता है। शिक्षकों को मध्य प्रदेश शासन ने टैबलेट्स प्रदान किए हैं सर। टैबलेट्स का उपयोग आप लोग कक्षा में कर सकते हैं, क्योंकि टीवी पहुंचाना, जैसा आपने कहा कि कई जगह लाइट भी नहीं है, वहाँ पर टीवी अगर पहुंचा भी दिया जाए तो उसकी कनेक्टिविटी होना वो थोड़ा चुनौतीपूर्ण रहता है। तो मुझे लगता है, ये मेरी सोच है कि जो आपको प्रदत्त टैबलेट हैं उनका उपयोग करने से आप बेहतर परिणाम हासिल कर पाएंगे। सर टैबलेट तो हम उपयोग कर रहे हैं, रोज़ाना टैबलेट का उपयोग होता है जी। पर टैबलेट क्या है, एक छोटी वस्तु हो गई अपने लिए, तो जगह जहाँ पे ज़्यादा बच्चे हैं तो सब उस चीज़ को फिर कोई खड़ा होकर देख रहा है, कोई बैठ के देख रहा है, तो वो थोड़ी सी दिक्कत जाती है सर। समझ सकता हूँ। सोनम जी, आपसे पूछना चाहेंगे कि FLN की अवधारणा और शिक्षक की अवधारणा पूरे में ही एक तरफ शिक्षक होता है, एक तरफ समाज होता है और उसके अभिभावक होते हैं, पालक होते हैं, बीच में विद्यार्थी होता है केंद्र बिंदु के रूप में। सीखने सिखाने की इस FLN की यात्रा में आप पालकों को किस प्रकार से शामिल करते हैं? जी सर, पालकों को शामिल तो हम लोग करते हैं, पर हाँ मैं ये हाईलाइट करना चाहूँगी कि पालकों को शामिल करना बहुत अभी डिफ़िकल्ट हो जा रहा है ग्रामीण इलाकों में, जहाँ पर उनके माता पिता दाड़की पर जाते हैं। पर फिर भी टीचर्स अपनी ओर से कोशिश कर रहे हैं, एटलीस्ट हमारे विद्यालय में, कि हम पालकों को जोड़ सकें। उसके लिए जब SMC की बैठक होती है तभी सभी हम लोग मेक श्योर करते हैं सभी पेरेंट्स आए, सभी माता पिता उसमें अपना अपना योगदान दें, सभी लोग आए, बैठक करें और आगे का जो भी ऑब्जेक्टिव है, आगे हम लोग क्या करने वाले हैं, क्या पद्धति यूज़ करेंगे और स्कूल में क्या और नवाचार ला रहे हैं, इसके बारे में हम उनसे डिस्कस करते हैं। इसके अलावा जब भी पेरेंट्स आते हैं विद्यालय किसी मतलब डॉक्यूमेंट्स देने के लिए, आधार कार्ड या फिर इस प्रकार की वस्तु, तभी उन्हें बैठा के बोलते हैं कि जब भी कोई भी इन्फॉर्मेशन देनी होती है स्कूल के विषय में कि नेक्स्ट पेरेंट्स मीटिंग कब है या विद्यालय का बच्चों का स्तर कहाँ तक पहुँचा है, इसके विषय में सभी जानकारी उन्हें तभी दी जाती है। इसके अलावा हमारे राज्य शिक्षा केंद्र की तरफ से साल में 2 बार FLN मेला भी आयोजित किया जाता है, जहाँ पे सभी पेरेंट्स आते हैं और उन्हें बच्चों का स्तर का पता चलता
चलता है, जैसे बौद्धिक क्षमता, शारीरिक क्षमता, इस प्रकार की और अन्य स्तरों का पता चलता है। तो इस प्रकार से हम पेरेंट्स को जोड़ने की कोशिश करते हैं। और अभी जैसे सोशल मीडिया का ज़माना आ गया है, तो व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए हैं विद्यालय में बने हुए हैं पेरेंट्स के साथ मिलकर, और जो भी इन्फॉर्मेशन होती है वो उन्हें व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से दी जाती है। अदरवाइज़ कॉल तो किया ही जाता है, जिनके पास व्हाट्सएप छोटा मोबाइल होता है उन्हें कॉल करके बता दिया जाता है। अभी हमने आप दोनों से एफएलएन की इस यात्रा में शिक्षकों की क्या भूमिका होती है, उनको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, ख़ासतौर से ग्रामीण क्षेत्रों में और आदिवासी अंचल में, इस पर आपसे चर्चा की। आपने महत्वपूर्ण सुझाव भी हमको दिए जो कि निश्चित रूप से शासन के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। किस प्रकार से आप लोग मेहनत करके अपने जो शासन का लक्ष्य है, एफएलएन की यात्रा है, उसमें सहभागी बन रहे हैं। आप दोनों को यहाँ पधारने का बहुत बहुत धन्यवाद। बुनियादी कदम धन्यवाद। शिक्षा के नए रास्ते, एफएलएन पर आधारित इस पॉडकास्ट सीरीज़ के इस एपिसोड में अभी हमने 2 शिक्षिकाओं से बात की जो विकासखंड नालछा की श्रीमती सावित्री सिसोदिया और सरदारपुर विकासखंड की श्रीमती सोनम यादव हमारे बीच थी। आपने अपने अनुभवों से हमको परिचित कराया और क्या चुनौतियों का सामना एक शिक्षक को फील्ड में करना पड़ता है और किस प्रकार से उन चुनौतियों को पार करके वो लोग अपने लक्ष्य को हासिल कर रहे हैं। इस जानकारी को आपने हमारे साथ साझा किया। इस पॉडकास्ट सीरीज़ के आने वाले एपिसोड्स में हम आपसे और अधिक विषयों को लेकर जुड़े रहेंगे। आप हमारे साथ यहाँ तक जुड़े रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।